नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी 2005 का यह सेकेंड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो विकल्प में हैं डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांति प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह महाकाव्य है कामायनी। इसे छायावाद का उपनिषद जो है प्रसिद्ध आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद रचित है कामायनी। यह महाकाव्य के अंतर्गत आती है। छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसकी यह रचना है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बख्शी जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में है पद्म पुराण, प्रबंध पारिजात, पंच पात्र। ये इनकी रचनाएं हैं। अन्य धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो विकल्प में है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। तो धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सुदामा पांडे धूमिल जो है जनवादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी काव्य कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी या फिर हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी तो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध हास्य व्यंग निबंध संग्रह है यह निठल्ले की डायरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। यह हरिशंकर परसाई जी का है निठल्ले की डायरी। परसाई जी की अन्य प्रमुख काव्य व्यंग्य कृतियाँ हैं, जिसमें है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, वैष्णवन की फिसलन, सदाचार का ताबीज, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। ये सभी हरिशंकर परसाई के व्यंग रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। और जो नहीं है वो है करबला। करबला किसकी रचना है? तो यह प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है करबला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो विकल्प में है प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने की थी। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका आयोजन जो है सज्जाद जहीर व मुल्कराज आनंद के प्रयासों से सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। तो विकल्प में है मुकुटधर पांडे,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह, किसने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने सन 1918 से 1936 ईस्वी के बीच काव्य आंदोलन को रहस्यात्मकता, प्रतीकात्मकता आदि के संदर्भ में छायावाद नाम दिया था। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। इस आंदोलन के 4 स्तंभ थे। छायावादी कवि की बात हो रही है तो जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत व महादेवी वर्मा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो विकल्प में है कबीर, रहीम, केशव, तुलसी। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो उपरोक्त पंक्ति जो है यह केशव कही न जाय का कहिए, यह तुलसीदास की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 तुलसीदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो कौन कवि हैं जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो विकल्प में है कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास। तो कबीर, नानक व दादू दयाल भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी जिसे संत काव्य के नाम से जानते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं, जबकि नंददास जो हैं ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंददास नहीं आएंगे संत काव्य परंपरा के अंतर्गत, ये अष्टछाप के कवि हैं नंददास। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इतिहास है और उनके नामकरण हैं दिए गए, थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं इसको, पूरा विकल्प दिखेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है? तो ये सभी आदिकाल के नाम हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप सभी लोगों को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने है जो सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को। और मिश्र बंधुओं ने जो है प्रारंभिक काल कहा है। तो इसका पहला वाला विकल्प ऐसे सही हो जाएगा। चलिए एक क्रम हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करना है, कैसे होगा? तो विकल्प में है इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, याद नहीं आदि। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि होगा, ये वाला याद नहीं होगा। तो इत्यादि इसमें यड़ संधि है, इत्यादि में यह यड़ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसमें विकल्प दिया गया है मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप हो गया मत्याह। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। अवधी किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? तो अवधी भाषा या बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली है यह। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है अवधी। इसमें 3 बोलियां आती हैं
अवधि है ये है बघेली, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भी है, छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां आ जाएंगी इसके अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यह अर्धमागधी में आएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो विकल्प में है संदेश रासक, जयमयंक जस चंद्रिका, आलखंड या भक्तमाल। कौन सी रचना जो है आदिकाल की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 भक्तमाल जो है यह नाभादास की प्रसिद्ध रचना है। भक्तमाल विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह ग्रंथ संवत 1642 के बाद लिखा गया है। संवत 1669 ईस्वी में प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी थी भक्तमाल की। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? कौन है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक? तो विकल्प में हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर 2 ही विकल्प दिया गया है, 2 विकल्प आगे हैं, तो इसी में उत्तर मिल जाएगा आपको। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा का दार्शनिक आधार जो है स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित शुद्धाद्वैतवाद है। इन्हीं की प्रेरणा से सूर सहित अनेक कवियों ने कृष्ण के सख्य भाव की ओर प्रवृत्त होकर रचनाएं किए थे। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी वल्लभाचार्य। 2 विकल्प आगे दिया गया है, नाभादास और चैतन्य महाप्रभु, जिसमें से वल्लभाचार्य सही थे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन जो है सन 1943 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है? अज्ञेय की रचना कौन है? तो विकल्प में है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, हुंकार या फिर पवन दूत। तो यह बहुत इजी प्रश्न है, सभी लोगों को आ रहा होगा। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षणभर। इनकी अन्य रचनाएं हैं अज्ञेय की कलंगी बाजरे की, असाध्य बीड़ा, नदी के द्वीप, ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय की हैं। कुरुक्षेत्र जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की है, दिनकर जी की है यह रचना, रामधारी सिंह दिनकर। और हुंकार जो है यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पवन दूत धोई की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? कौन सी रचना जो है हरिऔध जी की है? तो विकल्प में है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौबदे या फिर वासवदत्ता, वासवदत्ता, वासवदत्ता। तो हरिऔध की लिखी रचना बताना है। तो इसमें जो है चोखे चौबदे हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिऔध जी की रचना है चोखे चौपदे। इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं रस कलश, वैदेही वनवास। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो कौन था? तो विकल्प में है प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी के बताना है। तो नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम की पत्रिका का एक विशेषांक निकला। इसी विशेषांक के आधार पर अगली कड़ी की कहानियों को नई कहानी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस।
इसके कांडों का क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। लास्ट में है उत्तर कांड। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है यह? तो किस रचनाकार की पंक्ति है यह? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के चारों स्तंभों के नाम दिए गए हैं। तो यह जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी से ली गई है। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इस जो यह परिभाषा जो है किसकी है यह? इसको प्रतिपादित किया है किसने किया है? तो विकल्प में है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने। यह किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र से ली गई है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में सूत्र प्रतिस्थापित किया है इन्होंने, तो भरत मुनि हो जाएंगे इसका सही उत्तर। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है भामा, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित। तो कुवलयानंद संस्कृत का एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है जिसकी रचना जो है अप्पय दीक्षित ने की थी। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है निदर्शना अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगति अलंकार या फिर विभावना अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, तो इसमें जो है असंगति अलंकार है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने कुल कितने काव्य गुण मांगे हैं? तो विकल्प में है 10, 3, 15 या फिर 8। तो आचार्य मम्मट ने कुल 3 का गुण माने हैं, 3 गुण माने हैं आचार्य मम्मट ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, 3 गुण माने हैं। भरत मुनि, दंडी और वामन ने काव्य गुण 10 माने हैं, लेकिन जो है मम्मट ने सिर्फ 3 माने हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो विकल्प में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी फिर खड़ी बोली। तो यह सही क्रम भी है। पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के भी 2 वेद होते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश में ही पश्चिमी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, सही उत्तर हो जाएगा इसका। भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना था, तो पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसमें तत्सम कौन सा है? तो विकल्प में है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात।
कौन सा है विकल्प? तत्सम शब्द बताना है तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, अंधकार। अंधकार ऐसे भी लिखा जाएगा, अंधकार ऐसे। ये शब्द जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? तो विकल्प में है लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है समीप। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पराजय। दोनों शब्द का अर्थ होना चाहिए पर, परा है, परा उपसर्ग है प्लस जय यह मूल शब्द है, पराजय। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? तो विकल्प में है खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या फिर ब्राह्मी से। तो देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प में है अरविंद, शतदल, सरसिज या फिर अमीय। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प तीनों शेष जो हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है? तो आचार का विलोम बताना, अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो विकल्प में जो ये वर्णित है अनाचार, यह आचार का विलोम शब्द है, अनाचार। विकल्प पहला इसका। आचार विचार भी होता है लेकिन पहला बताया गया है सही इसको। आचार विचार होते हैं, आचार का विलोम अनाचार होता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या फिर असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? तो अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही या फिर अनुग्रहित। कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो के लिए एक शब्द होगा अनुगृहित। विकल्प दूसरा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प में है निशान, ध्वज, झंडा या फिर प्रस्तर। तो निशान, ध्वज, झंडा एवं पताका ये सभी जो है ना पताका के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो ये प्रस्तर है, प्रस्तर विकल्प 4, ये विकल्प सही नहीं है। ये जो पत्थर का पर्यायवाची है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है,
मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, राघेय राघव, अरुंधति राय। तो मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? तो यह सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, कौन है टोपी शुक्ला के लेखक? तो विकल्प में श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। तो यह टोपी शुक्ला जो है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास है। राही मासूम रजा की है यह रचना, उपन्यास विधा की यह रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं आधा गांव, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75। ये सभी जो है राही मासूम रजा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस कृति में है? तो विकल्प में है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। तो यह किस रचना से यह पंक्ति ली गई है? तो यह प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में प्रसंगवत गीतों का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त गीत ये जो है गीत प्रस्तुत गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है यह। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो विकल्प में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो किसकी रचना है? तो कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेनापति। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो विकल्प में है वल्लभाचार्य के, विट्ठलनाथ के, रामानंद के या फिर निम्बकाचार्य के। तो अष्टछाप में जो है कृष्ण भक्त के 8 कवियों का समूह था, जिसमें 4 कवि जो थे वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के थे। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, जिसमें नंददास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाड़ी के डिक्टेटर कहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो कौन है? तो विकल्प में है विद्यापति, सूरदास, नंददास या फिर कुंभनदास। तो अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, ये सभी जो है विद्यापति के नाम हैं, उपाधियां हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, विद्यापति। ये सभी उपाधियां जो हैं अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, विद्या कोकिल बोल दी हैं, मैथिल कोकिल, ये सभी विद्यापति के उपाधियां हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। मुक्त छंद के प्रणेता कौन हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि छायावाद के अमिट हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। ये इन्होंने अपनी रचना जूही की कली मुक्त छंद में की थी। तो विकल्प जो है निराला जी हो जाएंगे। मुक्तक छंद को केचुआ छंद या रवड़ छंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो विकल्प चारों दिखाते हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन सा असत्य कथन बताना है? तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद के 4 स्तंभों में माना जाता है, न कि भारतेंदु युग के। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंत छायावादी कवि है, न कि भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है,
राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप होगा, कौन सा होगा? तो रामाभ्याम, रामान, रामय, रामेभ्य। तो राम शब्द का तृतीय द्विवचन का रूप होगा रामाभ्याम। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास तो विकल्प में है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो महाकवि कालिदास जो है इनका सर्वप्रिय अलंकार उपमा है। उपमा कालिदास से इनकी उपाधि है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपमा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर मानस का हंस। सूरदास बताना है तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की ये उपन्यास के पात्र हैं सूरदास। तो ये रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। प्रश्न है, रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। विकल्प छोटा करते हैं थोड़ा, चारों देखें। यहाँ पे 3 ही विकल्प दिया गया है। तो बीसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बीसलदेव रासो जो है नरपति नाला की रचना है। और पृथ्वीराज रासो आप सभी लोगों को पता है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये चंदबरदाई की रचना है। चंदबरदाई आप लोग जान जाइए, लिखने में दिक्कत होती है। परमाल रासो जो है यह जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। अब विकल्प इसका आगे दिया गया है। छोटा करने पे दिख रहा है। अब इसको मिला देते हैं। तो बीसलदेव रासो जो है ये नरपति नाला की रचना है। पृथ्वीराज रासो है चंदबरदाई की रचना है, ये यहाँ पे है। परमाल रासो जगनिक की है। और खुमार रासो जो है यह दलपति विजय की रचना है। एक क्रम हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत छोटा हो जा रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रसिद्ध प्रतीक है? तो विकल्प में सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का या फिर पूंजीवाद का। तो गेहूं और गुलाब में गुलाब जो है कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं और गुलाब में गेहूं जो है भूख का और गुलाब जो है कला एवं संस्कृति का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, उसमें कौन सा छंद होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें बरवे छंद होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बरवे छंद। अगला प्रश्न है, हानुष नाटक के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। यह किसकी रचना है? हानुष जो है भीष्म साहनी की रचना है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? तो विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन ने किया है। राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल को बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अगले प्रश्न में देखा है राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगूड़ी। तो संसद से सड़क तक जो है यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या फिर आलम। तो शिवा जी के दरबारी कवि व वीर रस काव्य के अत्यंत मतलब वीर रस में रचना करने वाले हैं ये कवि जिन्होंने शिवा बावनी की रचना की है। तो वो हो जाएंगे भूषण जी। शिवा बावनी भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो विकल्प में है कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या फिर मृणाल पांडे। तो कौन जो है कथाकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जैन जो है कथाकार नहीं है, बाकी तीनों लोग कथाकार हैं। अगला प्रश्न है त्रिवेणी में किन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में तो विकल्प में है कबीर सूर तुलसी या फिर जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला या फिर केशव बिहारी घनानंद। त्रिवेणी में कौन तीन महान कवियों को रखा गया है? तो यह रचना जो है त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और जिसमें रखा गया है तीन कवि जो हैं वो हैं जायसी सूर और तुलसी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या फिर रविंद्र कालिया। तो राजा निर्बंसिया जो है कमलेश्वर की रचना है, कहानी है यह। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वेद का अस्थाई भाव बताना है। तो विकल्प में है रौद्र रस, शांत रस, करुण रस या फिर भयानक रस। निर्वेद का जो है स्थायी भाव शांत होता है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। जगत विकल्प में है जगते, जगतः, जगतो या जगद्भ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पहला विकल्प जगते। अगला प्रश्न है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो विकल्प में है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलई खुलने का सही अर्थ होगा भेद प्रकट होना। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।